नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी। मानव व्यवहार को समझना और शायद बदलना भी। हम सब कभी ना कभी सोचते हैं अपनी आदतें बदलने के बारे में या दूसरों के व्यवहार को समझने के बारे में। बिल्कुल, ये हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। हाँ, तो हमारी आज की चर्चा का आधार है एक एकेडमिक सामग्री MPC 013 ब्लॉक 2 यूनिट 1। ये व्यवहार मॉडिफिकेशन तकनीकों मतलब बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स पर है। जी। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे वैज्ञानिक सिद्धांतों का इस्तेमाल करके, खासकर सीखने के सिद्धांतों का, व्यवहार को बदला जा सकता है। और ये साफ करना जरूरी है कि ये कोई ब्रेन वॉशिंग या माइंड कंट्रोल जैसी चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक व्यवस्थित वैज्ञानिक तरीका है। तो चलिए इस विषय की थोड़ी गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि व्यवहार कैसे सीखा जाता है और कैसे बदला जा सकता है। हाँ, शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी तरीके से। इसे कहते हैं रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे। हाँ, थोड़ा सा है, पर इसका मतलब काफी सीधा है। हम चीजों को जोड़ना सीखते हैं, है ना? जैसे कोई खास गाना सुनकर कोई पुरानी याद आ जाती है। बिल्कुल। या किसी पसंदीदा खाने की सिर्फ खुशबू से ही मुंह में पानी आ जाना। हाँ, ये सब ऑटोमेटिक सी प्रतिक्रियाएं हैं जो हमने सीखी हैं। हाँ, ये बिल्कुल वो पावलोव के कुत्तों वाला प्रयोग जैसा है, जहाँ कुत्ते घंटी की आवाज को खाने के साथ जोड़ना सीख गए थे। अच्छा। इंसानों में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। और ये जुड़ाव मतलब एसोसिएशन अच्छा भी हो सकता है, जैसे किसी की मुस्कान देखकर अच्छा महसूस होना, या बुरा भी हो सकता है, जैसे कोई एक्सीडेंट देख लिया तो गाड़ी चलाने से डर लगने लगना। सही। और इसी तरह आप देखें तो तारीफ है, पैसा है, ये हमारे लिए इनाम बन जाते हैं, और डांट या फेलियर वो सजा बन जाती है। ये भी सब सीखे हुए जुड़ाव ही हैं। कंडीशन रीइंफोर्समेंट और कंडीशन पनिशमेंट कहते हैं इसे। तो फिर सवाल ये उठ पाए है कि अगर कोई डर है या कोई बुरी आदत है जो इस तरह जुड़कर बन गई है, तो क्या उसे तोड़ा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए मुख्य रूप से 2 तरीके बताए गए हैं सामग्री में। पहला है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब डर लगता है। मान लीजिए बिल्ली, वो बार बार सामने आए लेकिन कुछ बुरा ना हो, मतलब बिल्ली खरोच ना मारे। अच्छा। तो धीरे धीरे वो जो डर वाली प्रतिक्रिया है वो कम होने लगती है। ओके। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि डर थोड़ी देर बाद हल्का सा वापस आ जाए। उसे स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं, पर अगर आप लगे रहें तो वो कम होता जाता है। और दूसरा तरीका क्या बताया? दूसरा है काउंटर कंडीशनिंग। इसका बेसिक आइडिया ये है कि आप एक ही टाइम पर 2 उल्टी भावनाएं, जैसे डर और आराम, महसूस नहीं कर सकते। अच्छा। तो हम कोशिश करते हैं कि डर वाली सिचुएशन में डर की जगह आराम या कोई और पॉजिटिव फीलिंग पैदा की जाए। जैसे कोई उदाहरण? मान लीजिए किसी को मकड़ी से बहुत ज्यादा डर लगता है, फोबिया है। हाँ। तो हम पहले उसे कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाते हैं, जैसे गहरी सांस लेना। फिर बहुत धीरे धीरे उसे मकड़ी से जुड़ी चीजों का सामना कराते हैं। शायद पहले सिर्फ मकड़ी शब्द बोलना, फिर तस्वीर दिखाना, फिर बहुत दूर से असली मकड़ी दिखाना, और हर स्टेप पर उसे रिलैक्स रहने को कहते हैं। अच्छा, तो आप डर वाली चीज के साथ आराम को, रिलैक्सेशन को जोड़ रहे हैं। बिल्कुल। इसी को कहते हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, और ये एंजाइटी, फोबिया वगैरह में बहुत कारगर है। इंटरेस्टिंग। इसका एक उल्टा रूप भी है, एवर्सिव काउंटर कंडीशनिंग। उसमें किसी बुरी आदत, जैसे मान लीजिए शराब पीना, उसके साथ कोई बुरी या नागवार चीज जोड़ी जाती है, जैसे कोई बुरी कल्पना या हल्का सा बिजली का झटका, ताकि उस आदत से ही अरुचि हो जाए। हाँ, पर दोनों में ही ये धीरे धीरे आगे बढ़ना, मतलब एक हायरार्की बनाना, ये बहुत जरूरी है, ताकि जो नई प्रतिक्रिया आराम या अरुचि है वो पुरानी वाली डर या मजा से ज्यादा ताकतवर रहे। ये तो हुई वो प्रतिक्रियाएं जो काफी हद तक अपने आप होती हैं, लेकिन हमारे ज्यादातर काम तो हम सोच समझ कर करते हैं, जिनके कुछ नतीजे होते हैं। सीखने का दूसरा तरीका शायद इसी से जुड़ा हुआ है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दूसरा मुख्य तरीका है ऑपरेंट कंडीशनिंग। यहाँ सारा फोकस इस बात पर होता है कि हमारे व्यवहार के परिणाम क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस, और वो परिणाम भविष्य में उस व्यवहार के होने की संभावना को कैसे बढ़ाते हैं या घटाते हैं। बहुत सीधी सी बात है, अगर किसी काम का नतीजा अच्छा मिलता है तो हम वो काम दोबारा करना चाहते हैं। हाँ। और अगर नतीजा बुरा होता है तो हम उससे बचते हैं। जैसे ऑफिस में अच्छा काम करने पर बोनस मिलता है, हाँ। तो हम और अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। या अगर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान कटता है तो हम दोबारा नियम तोड़ने से बचते हैं। बिल्कुल। तो अगर नतीजा ऐसा है जो व्यवहार को बढ़ाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है, तो उसे हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट, ठीक है।
और अगर नतीजा ऐसा है जो व्यवहार को कम करता है तो उसे कहते हैं पनिशमेंट। ये 2 बेसिक पिलर हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग के। सामग्री में बॉबी का उदाहरण था, जो बच्चा रोता था और माँ बाप उसे शांत करने के लिए कहानी सुनाते थे। हाँ, तो उसका रोना और बढ़ गया था। बिल्कुल सही। तब कहानी सुनाना उसके रोने के लिए रीइंफोर्समेंट बन गया। बिल्कुल सही। और सुशीला वाला उदाहरण भी था, जिसने खराब सर्विस की वजह से पड़ोस के बैंक जाना कम कर दिया। हाँ। तो यहाँ खराब सर्विस पनिशमेंट का काम कर रही थी। ओके। इसे और थोड़ा सा खोलें तो 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। परिणाम आ रहा है पॉजिटिव या जा रहा है नेगेटिव, और व्यवहार बढ़ रहा है रीइंफोर्समेंट या घट रहा है पनिशमेंट। अच्छा, 4 कौन कौन से? पहला, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। कुछ अच्छा मिला जिससे व्यवहार बढ़ गया। जैसे आपने कहा, अच्छा काम करने पर तारीफ मिली तो आगे भी अच्छा काम किया। ये शायद सबसे पावरफुल तरीकों में से एक है व्यवहार बदलने का। ये तो है। दूसरा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। यहाँ कुछ बुरा हटता है जिससे व्यवहार बढ़ता है। जैसे सिर में दर्द है, आपने दवा ली, दर्द हट गया, तो अगली बार दर्द होने पर आप फिर दवा लेंगे। अच्छा, ये नेगेटिव है क्योंकि कुछ बुरा हट रहा है। एग्जैक्टली। ध्यान देना, ये सजा नहीं है, ये किसी बुरी चीज, दर्द या चिंता के कम होने पर आधारित है। रिलैक्सेशन टेक्निक इस्तेमाल करना ताकि चिंता कम हो, ये भी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। इससे एस्केप और अवॉइडेंस कंडीशनिंग भी होती है। जैसे कोई शराबी पड़ोसी है तो आप उसके घर जाने से बचते हैं। समझ गई। तीसरा है पॉजिटिव पनिशमेंट। कुछ बुरा मिला जिससे व्यवहार कम हो गया। जैसे बच्चे ने गलती की, उसे डांट पड़ी, आगे वो गलती कम करेगा। ये वो है जिसे हम आम भाषा में सजा कहते हैं। ठीक है। और चौथा है नेगेटिव पनिशमेंट। यहाँ कुछ अच्छा छीन लिया जाता है जिससे व्यवहार कम होता है। जैसे बच्चा बदतमीजी कर रहा है तो उसका टीवी देखने का टाइम काट दिया, या होमवर्क नहीं किया तो खेलने नहीं जाने दिया। ओके, तो ये 4 तरीके हैं जिनसे हमारे व्यवहार के परिणाम उसे कंट्रोल करते हैं। अब मान लीजिए हमें किसी की आदत बदलनी है, या अपनी ही कोई आदत बदलनी है, कोई अच्छी आदत डालनी है या बुरी छोड़नी है, तो इन सिद्धांतों का प्रैक्टिकल इस्तेमाल कैसे होगा? हाँ, तो इसके लिए कई सारी स्ट्रैटेजीज हैं। एक बड़ा हिस्सा है स्टिम्युलस कंट्रोल, मतलब वो संकेत, वो ट्रिगर जो किसी व्यवहार को उकसाते हैं, उनको मैनेज करना। स्टिम्युलस कंट्रोल कैसे? इसके कई तरीके हैं। एक तो ये कि आप उन संकेतों को ही हटा दें जो बुरी आदत को ट्रिगर करते हैं। जैसे अगर वजन कम करना है तो घर में जंक फूड रखना ही बंद कर दें, या सिगरेट छोड़नी है तो एशट्रे, लाइटर सब हटा दें। हाँ, ये तो समझ आता है। दूसरा तरीका है नैरोइंग, मतलब उस व्यवहार को सिर्फ कुछ खास संकेतों या जगहों तक लिमिट कर देना। नैरोइंग जैसे ये तय कर लेना कि खाना सिर्फ डाइनिंग टेबल पर ही खाएंगे, कहीं और नहीं, या सिगरेट पीनी है तो सिर्फ बालकनी में जाकर और कहीं नहीं। धीरे धीरे वो संकेत उस व्यवहार से इतने जुड़ जाते हैं कि बाकी जगहों पर वो इच्छा कम होती है। ये नैरोइंग वाली बात, जैसे पढ़ाई के लिए एक खास जगह तय करना, ये काफी फायदेमंद हो सकता है फिर तो। बिल्कुल, ये फोकस बढ़ाने में बहुत मदद करता है, जहाँ सिर्फ पढ़ाई हो और कुछ नहीं। अच्छा, और क्या तरीके हैं स्टिमुलस कंट्रोल के? एक तरीका है कि आप ऐसे संकेत सामने रखें जो अच्छी आदत की याद दिलाएं या बुरी आदत को रोकें। जैसे फ्रिज पर हेल्दी खाने की तस्वीर या नोट लगाना, या अपने दोस्तों को बता देना कि आपने सिगरेट छोड़ दी है, अब उनकी मौजूदगी में पीने में थोड़ी झिझक होगी। ये सोशल प्रेशर भी एक तरह का स्टिमुलस कंट्रोल है। सही बात है। और कभी-कभी माहौल में थोड़ा बड़ा बदलाव लाना भी मदद करता है, जैसे घर का फर्नीचर बदल देना या कोई नया क्लब ज्वाइन कर लेना। इसे स्टिमुलस चेंज कहते हैं। ये पुराने पैटर्न को तोड़ने में हेल्प करता है। ये तो हुई संकेतों को कंट्रोल करने की बात। अब आते हैं अच्छी आदतों को बढ़ाने पर। आपने रीइंफोर्समेंट की बात की थी। हाँ, ये सबसे जरूरी लगता है। हाँ, है तो सबसे जरूरी, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखनी होती है। रीइंफोर्समेंट या इनाम वही होना चाहिए जो उस व्यक्ति के लिए वाकई मायने रखता हो। ये नहीं कि हमें क्या लगता है कि इनाम होना चाहिए। अच्छा, मतलब हो सकता है हम सोचे कि बच्चे को डांटना सजा है, पर अगर बच्चा अटेंशन चाहता है तो हो सकता है टीचर का चिल्लाना भी उसके लिए एक तरह का रीइंफोर्समेंट बन जाए, क्योंकि उसे अटेंशन तो मिल रहा है। अरे हाँ, ये तो बड़ा जरूरी पॉइंट है। मतलब इनाम व्यक्ति के हिसाब से चुनना होगा। बिल्कुल। तो प्रशंसा और पैसे के अलावा और क्या चीजें रीइंफोर्समेंट का काम कर सकती हैं? बहुत कुछ। बच्चों के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा खेलने का टाइम मिल जाना, या उनका पसंदीदा कार्टून देख पाना। बड़ों के लिए ऑफिस में कोई खास प्रोजेक्ट मिलना, या थोड़ी ज्यादा छुट्टी मिल जाना, या बस अपनी मर्जी का कुछ करने की आजादी। यहाँ तक कि खुद को शाबाशी देना, सेल्फ रीइंफोर्समेंट, ये भी काम करता है। सेल्फ रीइंफोर्समेंट? हाँ,
और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि कोई चीज उनके लिए इनाम हो सकती है, तो उन्हें उसका थोड़ा सा अनुभव कराना पड़ता ताकि वो उसे चाहें। इसे रीइंफोर्सर सैम्पलिंग कहते हैं। अच्छा, लेकिन एक सवाल और है, अगर कोई अच्छी आदत किसी में है ही नहीं, मान लीजिए कोई बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता या कोई एक्सरसाइज करता ही नहीं, तो उसे रीइंफोर्स कैसे करेंगे जब वो काम हो ही नहीं रहा? हाँ, ये अच्छा सवाल है। अगर व्यवहार हो ही नहीं रहा है तो उसे शुरू करने की भी स्ट्रैटेजीज हैं। एक बहुत कॉमन है शेपिंग। शेपिंग? हाँ, शेपिंग। इसमें हम सीधे फाइनल व्यवहार तक पहुंचने का इंतजार नहीं करते। हम उस दिशा में जाने वाले छोटे छोटे, बहुत छोटे कदमों को रीइंफोर्स करते हैं। जैसे बच्चा 5 मिनट भी किताब खोलकर बैठ गया तो तारीफ कर दी, फिर 7 मिनट, फिर 10 मिनट, धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। की है बहुत छोटे कदम। ओके, शेपिंग। और दूसरा है मॉडलिंग, यानी किसी और को वो काम करते हुए देखकर सीखना। जैसे किसी को देखकर सीखना कि इंटरव्यू में कैसे बात करनी है, या किसी को देखकर कोई नया स्पोर्ट सीखना। मॉडलिंग, ठीक है। तीसरा है गाइडेंस, यानी फिजिकली हेल्प करना। जैसे छोटे बच्चे को चम्मच पकड़ना सिखाना, या किसी को डर लग रहा है तो उसका हाथ पकड़कर उस चीज के पास ले जाना। और चौथा है फेडिंग। ये तब काम आता है जब कोई व्यवहार एक कंट्रोल्ड माहौल में, जैसे क्लिनिक में, सीखा गया हो। उसे धीरे धीरे असल दुनिया के माहौल में लाना होता है। संकेतों को धीरे धीरे बदला जाता है। ये 4 तरीके हैं, शेपिंग, मॉडलिंग, गाइडेंस और फेडिंग, व्यवहार शुरू करवाने के। जी, चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, रीइंफोर्समेंट की मात्रा और गुणवत्ता, मतलब इनाम कितना बड़ा है और कितना पसंद का है। ठीक है। दूसरा, देरी, मतलब व्यवहार होने के कितनी देर बाद इनाम मिलता है। जितनी जल्दी मिले उतना ज्यादा असरदार होता है। इमीडिएट रीइंफोर्समेंट इज बेस्ट। और तीसरा है रीइंफोर्समेंट का शेड्यूल या पैटर्न। क्या हर बार सही व्यवहार करने पर इनाम मिलता है? इसे कहते हैं कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। या फिर कभी कभी मिलता है, इसे कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। अच्छा, इसमें क्या फर्क पड़ता है? कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट से व्यवहार सीखा तो जल्दी जाता है, आदत जल्दी बनती है। लेकिन इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, यानी रुक रुक कर मिलने वाले इनाम से जो आदत बनती है, वो ज्यादा पक्की होती है। उसे छोड़ना मुश्किल होता है। अरे, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर आदत को टिकाऊ बनाना है तो रुक रुक कर इनाम देना बेहतर है। हाँ, लंबे समय के लिए। इसीलिए अक्सर क्या करते हैं कि शुरुआत में कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट देते हैं ताकि व्यवहार जल्दी सीख लिया जाए। फिर धीरे धीरे उसे इंटरमिटेंट कर देते हैं ताकि वो आदत पक्की हो जाए। वाह, शायद इसीलिए लॉटरी या गैम्बलिंग की लत इतनी मजबूत होती है, क्योंकि वहाँ इनाम कब मिलेगा पता नहीं होता, रुक रुक कर मिलता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी वजह मानी जाती है। वो इंटरमिटेंट शेड्यूल ही उसे इतना एडिक्टिव बनाता है। अच्छा, अब एक और जरूरी सवाल। मान लीजिए क्लिनिक में या स्कूल में कोई अच्छी आदत सिखा दी, पर वो आदत असल जिंदगी में कैसे चलेगी और दूसरी जगहों पर दूसरे लोगों के साथ कैसे लागू होगी? इसे जनरलाइजेशन और मेंटेनेंस कहते हैं शायद। बिल्कुल सही, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए भी तरीके हैं। एक तो ये कि धीरे धीरे प्रोग्राम वाले इनामों से हटकर नेचुरल इनामों पे शिफ्ट करना, जैसे सामाजिक प्रशंसा या काम पूरा होने की अपनी खुशी या सेल्फ रीइंफोर्समेंट। दूसरा, जैसा हमने अभी बात की, कंटिन्यूअस से इंटरमिटेंट शेड्यूल पर आना और देरी से मिलने वाले इनाम के साथ काम करना सिखाना। ठीक है। और तीसरा, दूसरे माहौल को भी थोड़ा बदलना पड़ सकता है, या दूसरे लोग जैसे माता पिता, टीचर, दोस्त, उनकी मदद लेनी पड़ती है ताकि वो भी सही व्यवहार को सपोर्ट करें। ओके, लेकिन क्या इस तरह इनाम वगैरह देकर व्यवहार बदलने की कोई आलोचना भी होती है? कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। कुछ चिंताएं हैं जो लोग उठाते हैं, जैसे क्या ये एक तरह की रिश्वतखोरी नहीं है? हाँ, ये सवाल तो मन में आता है। क्या लोग हर चीज के लिए इनाम की उम्मीद करने लगेंगे? और एक और बहुत अहम मुद्दा है, क्या बाहरी इनाम मतलब एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड कहीं अंदरूनी प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन को कम तो नहीं कर देता? अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, एक क्लासिक स्टडी का जिक्र आता है। कुछ बच्चों को उन ड्राइंग एक्टिविटीज के लिए इनाम दिया गया जो उन्हें वैसे भी पसंद थी। जब इनाम देना बंद किया गया तो उन्होंने वो एक्टिविटी पहले से भी कम कर दी। अरे! हाँ, तो ये दिखाता है कि अगर किसी काम में पहले से मजा आ रहा है और आप उसके लिए बाहरी इनाम देने लगें, तो हो सकता है कि इनाम हटने पर वो मजा भी कम हो जाए। तो ये एक नाजुक बैलेंस है कि कब और कैसे रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल करना है। ये वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, व्यवहार बदलने का एक और तरीका जिसका जिक्र है वो है कंटिंजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग। ये क्या है? एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, बिल्कुल। कंटिंजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग में व्यवहार यानी क्या करना अपेक्षित है
और उसके परिणाम यानी उसके बदले में क्या मिलेगा या क्या होगा अगर वो नहीं किया, ये सब साफ साफ अक्सर लिखकर तय कर लिया जाता है। एक तरह का समझौता या अनुबंध। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? ये स्कूलों में बहुत असरदार हो सकता है। टीचर और स्टूडेंट्स मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। जैसे अगर तुम रोज अपना होमवर्क पूरा करके लाओगे और क्लास में ध्यान दोगे तो तुम्हें हफ्ते के आखिरी में इतने पॉइंट्स मिलेंगे जिनसे तुम कुछ इनाम चुन सकते हो। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स भी शामिल होते हैं बनाने में? आदर्श रूप से हाँ, इससे उनकी भागीदारी बढ़ती है। ये उस पारंपरिक तरीके से बेहतर है जहां टीचर बस हुक्म देता है। यहाँ एक तरह की पार्टनरशिप होती है। ये ज्यादा पॉजिटिव लगता है। और इससे व्यवहार संबंधी समस्याएं कम होती हैं, बच्चे ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करते हैं। पर यहाँ सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी, स्थिरता। हाँ, मतलब जो तय हुआ है वो लागू होना चाहिए हर बार। अगर माँ बाप या टीचर अपने नियमों और परिणामों को लेकर कंसिस्टेंट नहीं है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या अपेक्षित है। इससे चिंता और नखरे बढ़ते हैं। सही बात है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने से ये स्थिरता लाने में मदद मिलती है। ये सिद्धांत परिवारों में पति पत्नी के बीच रिश्ते सुधारने में भी बहुत काम आता है। रेसिप्रोसिटी यानी आपसी लेन देन को बेहतर बनाने में। अच्छा, और इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है टोकन इकोनॉमी। ये क्या चीज है? टोकन इकोनॉमी इसी कॉन्ट्रैक्टिंग का एक खास रूप है। यहाँ अच्छे व्यवहार के लिए तुरंत इनाम के तौर पर टोकन दिए जाते हैं। ये टोकन कुछ भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के चिप्स, कार्ड पर स्टार्स, पॉइंट्स। और फिर इन जमा किए हुए टोकन को बाद में किसी बड़े इनाम के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। इनामों की एक लिस्ट होती है जिसे रीइंफोर्समेंट मेन्यू कहते हैं। अरे वाह, ये तो गेम जैसा लग रहा है। इसके फायदे क्या हैं? इसके कई फायदे हैं। एक, क्योंकि मेन्यू में कई तरह के इनाम होते हैं तो टोकन लगभग हर किसी के लिए हर समय रीइंफोर्सिंग होते हैं। कोई ना कोई इनाम तो पसंद आ ही जाएगा। हाँ, ये बात तो है। दूसरा, वो जो देरी वाली समस्या थी रीइंफोर्समेंट में, वो हल हो जाती है। व्यवहार हुआ, तुरंत टोकन मिल गया, भले ही असली इनाम बाद में मिले। सही। और शुरू करने की बातें अब आते हैं उस तरफ जो शायद ज्यादातर लोग चाहते हैं, बुरी आदतों को कम करना। जैसे गुस्सा, झूठ बोलना, काम टालना, इन्हें कैसे कम किया जाए? हाँ, ये भी उतना ही जरूरी है। लेकिन यहाँ एक गोल्डन रूल याद रखना है। लगभग हमेशा जब आप किसी बुरी आदत को कम करने की कोशिश कर रहे हो तो साथ ही साथ किसी अच्छी वैकल्पिक आदत को रीइंफोर्स करना बहुत जरूरी है। सिर्फ बुरी आदत को रोकना काफी नहीं है। ओके, ये जरूरी पॉइंट है। तो तरीके क्या हैं? पहला तरीका तो वही है जो हमने रीइंफोर्समेंट के साथ सीखा था, ऑपरेंट एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब उस रीइंफोर्समेंट को हटा देना जो उस बुरी आदत को बनाए रख रहा है। जैसे हमने वो बच्चे वाला उदाहरण लिया था जो ध्यान खींचने के लिए चिल्लाता है। अगर ध्यान देना ही रीइंफोर्समेंट है तो उसे अनदेखा करना एक्सटिंक्शन होगा। पर क्या ये हमेशा काम करता है? मान लीजिए कोई बच्चा खुद को चोट पहुंचा रहा है, उसे कैसे अनदेखा करें? या क्लास में कोई बहुत डिस्टर्ब कर रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। एक्सटिंक्शन की अपनी सीमाएं हैं। कुछ व्यवहारों को अनदेखा करना बहुत मुश्किल या खतरनाक हो सकता है। और कभी-कभी जब आप एक व्यवहार को बुझाने की कोशिश करते हैं तो वो थोड़े समय के लिए और बढ़ जाता है, जिसे एक्सटिंक्शन बर्स्ट कहते हैं। और इसके इमोशनल साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा। इसीलिए जैसा मैंने कहा, सिर्फ एक्सटिंक्शन पर निर्भर रहने के बजाय किसी अच्छे व्यवहार को साथ में रीइंफोर्स करना ज्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो एक्सटिंक्शन के अलावा दूसरा तरीका है पनिशमेंट। हाँ, पनिशमेंट यानी कोई ऐसा परिणाम लागू करना जिससे व्यवहार के होने की संभावना कम हो जाए। हमने 2 तरह की पनिशमेंट की बात की थी, पॉजिटिव कुछ बुरा देना और नेगेटिव कुछ अच्छा छीन लेना। जी। अब पॉजिटिव पनिशमेंट यानी डांटना, मारना या कोई और असंतुष्ट परिणाम देना, इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर और कम से कम करना चाहिए, क्योंकि इसके नुकसान और बुरे साइड इफेक्ट्स बहुत हो सकते हैं। क्या नुकसान? पहला तो ये कि ये सिखाता नहीं क्या करना चाहिए, बस ये बताता है कि क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा, ये डर, चिंता, गुस्सा पैदा कर सकता है। तीसरा, जिस पर सजा लागू हो रही है वो बचने या भागने की कोशिश कर सकता है या झूठ बोल सकता है। चौथा, सजा देने वाला व्यक्ति खुद आक्रामकता का मॉडल बन सकता है। बच्चा सीख सकता है कि गुस्सा आने पर मारना ठीक है। और पांचवा, ये व्यक्ति को कम लचीला बना सकता है, वो नई चीजें ट्राई करने से डर सकता है। बाप रे, इतने सारे नुकसान। तो अगर पनिशमेंट का इस्तेमाल करना ही पड़े कभी, तो क्या ध्यान रखना चाहिए? कुछ गाइडलाइंस हैं। इसे तुरंत देना चाहिए, व्यवहार होने के फौरन बाद।
कंसिस्टेंटली देना चाहिए, यानी हर बार जब वो गलत व्यवहार हो, और जितना हो सके व्यवहार शुरू होते ही देना चाहिए, ये नहीं कि दिन भर की गलतियों की सजा शाम को एक साथ दी। ओके। और सबसे जरूरी, इसे हमेशा एक्सटिंक्शन यानी गलत व्यवहार को रीइंफोर्स न करना और किसी अच्छे वैकल्पिक व्यवहार के रीइंफोर्समेंट के साथ जोड़ना चाहिए। नेवर यूज पनिशमेंट अलोन। ठीक है। सामग्री में वो रबर बैंड स्नैप करने का भी जिक्र था सेल्फ कंट्रोल के लिए। हाँ, वो एक माइल्ड फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है जो कुछ लोग बुरी आदतों या विचारों को रोकने के लिए खुद पर इस्तेमाल करते हैं। कलाई पर रबर बैंड पहनना और जब वो विचार या इच्छा आए तो जोर से स्नैप करना। अच्छा, पनिशमेंट के कुछ विकल्प भी बताए गए थे, जैसे ओवर करेक्शन। ये क्या है? हाँ, ओवर करेक्शन एक अच्छा विकल्प है। इसमें सजा देने के बजाय गलती को सुधारने पर जोर होता है। इसके दो रूप हैं। एक है रेस्टिट्यूशनल ओवर करेक्शन। रेस्टिट्यूशनल? हाँ, मतलब गलती से जो गड़बड़ हुई है उसे ठीक करना और स्थिति को पहले से भी थोड़ा बेहतर बना देना। जैसे बच्चे ने पानी गिरा दिया तो न सिर्फ वो पानी साफ करे बल्कि पूरा फर्श पोंछ दें, या दीवार पर लिख दिया तो पूरी दीवार धोएं। अच्छा। दूसरा है पॉजिटिव प्रैक्टिस ओवर करेक्शन। इसमें गलती होने पर सही व्यवहार की प्रैक्टिस करवाई जाती है। जैसे अगर बच्चा चीजें फेंकता है तो उससे बार बार चीजों को सही जगह पर रखने का अभ्यास करवाना, या लिखने में गलती करता है तो सही अक्षर बार बार लिखवाना। ये ज्यादा कंस्ट्रक्टिव लग रहा है पनिशमेंट से। हाँ, क्योंकि इसमें सिखाने का एलिमेंट ज्यादा है ना। और नेगेटिव पनिशमेंट के बारे में क्या कहा था? कुछ अच्छा छीन लेना। जी, उसके भी दो मुख्य रूप हैं। एक है रिस्पॉन्स कॉस्ट। रिस्पॉन्स कॉस्ट मतलब गलत व्यवहार करने की कीमत चुकाना। जैसे अगर टोकन इकोनॉमी चल रही है तो कोई नियम तोड़ने पर कुछ कमाए हुए टोकन वापस ले लेना या फाइन लगाना। इसका फायदा यह है कि ये पॉजिटिव पनिशमेंट जितने बुरे साइड इफेक्ट्स पैदा नहीं करता और व्यक्ति सीखने की स्थिति में बना रहता है। ठीक है। और दूसरा है टाइम आउट, यानी थोड़े समय के लिए व्यक्ति को ऐसी जगह पर भेज देना जहां उसे किसी भी तरह का रीइंफोर्समेंट ना मिल रहा हो। जैसे बच्चे को क्लास के कोने में थोड़ी देर के लिए बिठा देना या कमरे में भेज देना। टाइम आउट, ये तो काफी कॉमनली यूज होता है। हाँ, पर यह तभी असरदार होता है जब दो शर्तें पूरी हों। पहली, जिस जगह से बच्चे को हटाया गया है, जैसे क्लासरूम या खेलने की जगह, वो उसके लिए वाकई रीइंफोर्सिंग हो, मजेदार हो। और दूसरी, जहां उसे भेजा गया है, टाइम आउट स्पॉट, वो जगह बिल्कुल बोरिंग हो, वहां कुछ भी करने को ना हो, कोई खिलौने नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। और टाइम आउट बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, अक्सर कुछ मिनट ही काफी होते हैं। ये दोनों शर्तें जरूरी हैं टाइम आउट के लिए। बिल्कुल। एक और अजीब सा तरीका बताया गया था, स्टिमुलस सैसिएशन, जिसमें बुरी आदत से जुड़े इनाम को बहुत ज्यादा दे दिया जाता है। हाँ, स्टिमुलस सैसिएशन। जैसे कोई बच्चा माचिस से खेलने की जिद करे तो उसे पेरेंट्स की निगरानी में इतनी सारी माचिस जलाने को दे देना कि उसका मन ही भर जाए, वो ऊब जाए। क्या ये काम करता है? ये कैसे काम करता है ये पूरी तरह साफ नहीं है। शायद इसमें उस चीज के प्रति अरुचि पैदा हो जाती है, या एवर्सिव कंडीशनिंग जैसा कुछ, या उसका रीइंफोर्सिंग प्रभाव खत्म हो जाता है। रिस्पोंडेंट एक्सटिंक्शन, इसका इस्तेमाल धूम्रपान छुड़ाने के लिए कुछ स्टडीज में किया गया है। अच्छा, कैसे? रैपिड स्मोकिंग जैसी तकनीकें हैं जहां व्यक्ति को बहुत जल्दी बिना रुके सिगरेट पीने के लिए कहा जाता है जब तक कि उसे उल्टी जैसा महसूस न होने लगे। ये काफी नापसंदीदा अनुभव होता है। महीने तक सिगरेट नहीं पीती इस तरीके के बाद, पर जाहिर है ये एक्सपर्ट की देखरेख में ही होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो ये सब तकनीकें सुनने में काफी पावरफुल लगती हैं। आप बात करते हैं कि इनका इस्तेमाल असल दुनिया में कहाँ-कहाँ होता है, कौन से क्षेत्रों में ये उपयोगी है? ओह, इनका दायरा तो बहुत ही बड़ा है। व्यवहार संशोधन तकनीकें बहुत सारी अलग-अलग समस्याओं और क्षेत्रों में इस्तेमाल की जाती हैं। कुछ मुख्य एरियाज अगर गिनाऊं तो? हाँ, बताइए। एक तो है शिक्षा का क्षेत्र, क्लासरूम मैनेजमेंट, बच्चों की पढ़ाई की आदतें सुधारना, स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को सिखाना। फिर है मानसिक स्वास्थ्य का क्षेत्र, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, स्किज़ोफ्रेनिया जैसी गंभीर बीमारियों में लोगों को रोजमर्रा के काम सिखाना, उनके सामाजिक व्यवहार को सुधारना। फोबिया, एंजाइटी, डिप्रेशन के इलाज में टोकन इकोनॉमी यहाँ बहुत इस्तेमाल होती है। अच्छा। विकासात्मक अक्षमताएं जैसे ऑटिज्म या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे और बड़े, उन्हें कम्युनिकेशन सिखाना, सेल्फ केयर स्किल्स सिखाना, और जो प्रॉब्लम बिहेवियर होते हैं जैसे खुद को चोट पहुंचाना या गुस्सा करना, उन्हें कम करना। जी। स्वास्थ्य मनोविज्ञान या बिहेवियरल मेडिसिन, ये बहुत बड़ा एरिया है। लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने में मदद करना, एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना और अनहेल्दी आदतें छुड़वाना, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ओवर ईटिंग,
और साथ ही मेडिकल ट्रीटमेंट का पालन करवाना, जैसे दवाई टाइम पर लेना या डॉक्टर की सलाह मानना। सिर दर्द या हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं को मैनेज करने में भी ये तकनीकें काम आती हैं। ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। फिर है बच्चों का पालन पोषण, पेरेंटिंग में। बिस्तर गीला करना, डर लगना, कहना न मानना, गुस्सा करना, भाई बहन से लड़ना, हकलाना, ऐसी बहुत सी आम समस्याओं में सिद्धांत मदद करते हैं। हाँ, पेरेंट्स के लिए ये जानना फायदेमंद हो सकता है। जरूर। फिर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मैनेजमेंट है, यानी फैक्ट्री, ऑफिस वगैरह में कर्मचारियों की परफॉर्मेंस सुधारना, काम पर सेफ्टी बढ़ाना, लेट आना या छुट्टी लेना कम करना। अच्छा, इंडस्ट्री में भी? हाँ, कम्युनिटी साइकोलॉजी में भी बड़े पैमाने पर लोगों का व्यवहार बदलना, जैसे कूड़ा कम फैलाना, रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना, बिजली बचाना, सीट बेल्ट लगाना। अरे वाह। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में एथलीट्स की परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन में चोट या बीमारी के बाद लोगों को वापस नॉर्मल फंक्शनिंग में लाने के लिए। तो मतलब ये तकनीकें जिंदगी के लगभग हर पहलू में कहीं ना कहीं लागू हो सकती हैं। हाँ, जहाँ भी व्यवहार शामिल है वहाँ ये सिद्धांत और तकनीकें उपयोगी हो सकती हैं। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बात ये निकलती है कि हमारा व्यवहार, हमारी आदतें काफी हद तक सीखी हुई होती हैं और उन्हें बदला जा सकता है। जी। इसके लिए हमें अपने आसपास के माहौल, संकेतों और हमारे कामों के नतीजों को ध्यान से देखना और समझना होता है। बिल्कुल, व्यवस्थित तरीके से उनका विश्लेषण करके उनमें बदलाव लाना होता है। हमने दो मुख्य तरह की कंडीशनिंग देखी, रिस्पोंडेंट जो जुड़ाव पर आधारित है और ऑपरेंट जो परिणामों पर आधारित है। हाँ, और फिर हमने कई सारी तकनीकें देखी, जैसे एक्सटिंक्शन, काउंटर कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट के अलग-अलग शेड्यूल, शेपिंग, मॉडलिंग और टोटल इकोनॉमी। और बुरी आदतों को कम करने के तरीके भी देखे, जैसे पनिशमेंट के विकल्प, ओवर करेक्शन, टाइम आउट, रिस्पॉन्स कॉस्ट और पनिशमेंट के सही इस्तेमाल की शर्तें भी समझी। हाँ, तो ये सब टूल्स हैं हमारे पास व्यवहार को समझने और बदलने के लिए। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सब के लिए। ये तकनीकें बहुत शक्तिशाली हैं व्यवहार को बदलने में, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण नैतिक सवाल उठता है कि ये कौन तय करेगा कि कौन सा व्यवहार बदला जाना चाहिए, और ये फैसला कौन करेगा? सही बात है। इन शक्तिशाली तकनीकों का इस्तेमाल लोगों पर सिर्फ नियंत्रण करने के लिए ना हो, बल्कि उन्हें सशक्त बनाने, उनकी मदद करने, उन्हें बेहतर बनाने के लिए कैसे सुनिश्चित किया जाए, ये पहलू भी इन तकनीकों के इस्तेमाल के साथ हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ये वाकई गहरा और जरूरी सवाल है। इन तकनीकों के सही और नैतिक इस्तेमाल पर सोचना बहुत जरूरी है।